नमस्कार। और देखिए, कल हुए विमान हादसे के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे। पीएम मोदी ने अस्पताल पहुंचकर हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हादसे वाली जगह पहुंचे जहां विमान क्रैश हुआ था। यहां आकर पीएम मोदी ने अधिकारियों से पूरी जानकारी हासिल की। इसके बाद पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। बता दें कि कल हुए विमान हादसे में 265 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे थे। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां सिविल हॉस्पिटल भी गए। घटना स्थल पर भी वो पहुंचे, वहां पर जायजा लिया। अस्पताल पहुंच करके घायलों से भी मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। क्रैश साइट का निरीक्षण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो हादसे पर इस समीक्षा बैठक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां घायलों से मुलाकात करके उनका हालचाल जाना है। तो ये बड़ा हादसा सामने आया और इस हादसे के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में दिखाई दिए। तो देखिए, 265 लोग अपनी जान इस हादसे में अब तक गंवा चुके हैं। 241 जो यात्री हैं उनकी मौत हो चुकी है। 242 यात्री इसमें शामिल थे और सिर्फ एकमात्र एक जो ब्रिटिश नागरिक है वो इस हादसे में किसी तरीके से वो बच पाया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे और गृह मंत्री अमित शाह पहुंच करके घटनास्थल का जायजा उन्होंने लिया था। और इन सब के बीच ये आदेश भी दिया गया कि जो जांच की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाया जाए और जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाए। तो देखिए, पीएम मोदी हादसे वाली जगह और घायलों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आज अहमदाबाद ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया। तबाही का मंजर दुखद है। अधिकारियों और टीमों से मुलाकात की जो घटना के बाद अथक परिश्रम कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने इस अकल्पनीय त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। तो अहमदाबाद में पूर्व सीएम विजय रूपाणी की पत्नी से भी पीएम ने मुलाकात की है। एयरपोर्ट पर पीएम विजय रूपाणी के परिवार से मिले हैं। तो देखिए, बता दें कि अहमदाबाद में पूर्व सीएम विजय रूपाणी की पत्नी से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई है। और विजय रूपाणी की अगर बात करें तो बीजेपी की मजबूती के लिए लगातार इधर काम भी कर रहे थे और कैसे, चाहे वो पंजाब की अगर बात करें वहां भी सक्रियता देखने को मिल रही थी। लेकिन इन सबके बीच वो हादसे का शिकार हुए, उनका निधन हो गया। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद पहुंचते हैं तो पूर्व सीएम विजय रूपाणी की पत्नी से पीएम ने मुलाकात की। एयरपोर्ट पर पीएम विजय रूपाणी के परिवार से मिले हैं, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे, उसका जायजा लिया। सिविल हॉस्पिटल भी पहुंचे जहां घायलों से मुलाकात की। इसके साथ साथ अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक की है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हादसे का जायजा लेने के बाद, घटनास्थल का जायजा लेने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। और पूरे इस हालात पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है और जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ साथ हर संभव मदद की पूरी कोशिश में केंद्र सरकार है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अहमदाबाद में पीएम की समीक्षा बैठक की तस्वीर सामने आई है कि हादसा किस वजह से हुआ, कैसे हुआ है। हालांकि अब तक कई बातें जो है वो निकल करके सामने आ रही है, लेकिन इन सब के बीच मुख्य वजह क्या रही ये भी तह तक जानना जरूरी है। और इसके लिए जो लगातार एविएशन टीम है वो भी लगी हुई है। इसके साथ साथ जो डीएनए की टेस्टिंग है वो भी की जाएगी। जो ब्लड सैंपल हैं परिजनों के वो भी लिए गए हैं और उसकी जो मिलान प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। तो पूरी व्यवस्थित एक जो सिस्टम बनाने की कोशिश है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं कि काम जो है वो सुनियोजित तरीके से अच्छे ढंग से किया जा सके, ताकि अब इस हादसे के बाद से और क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए उस पर ध्यान दिया जा सके। तो देखिए, एक एक चीज़ों की मॉनिटरिंग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्या कुछ हुआ, क्या कुछ अब तक एक्शन लिया गया, इसको लेकर के चाहे वो प्रशासन हो, बाकी जो दूसरे विंग्स के अधिकारी हैं उनसे लगातार समीक्षा कर रहे हैं। तो देखिए, जिस सिविल अस्पताल में पीएम मोदी पहुंचे उसी अस्पताल में हमारी टीम भी मौजूद है। घायलों के परिजन यहां पहुंच रहे हैं, अपनों का हाल जान रहे हैं, उन परिवारों का दर्द बता रहे हैं। हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट उड़ी थी कल, लेकिन उड़ान भरते ही वो
जो फ्लाइट है वो क्रैश हो गई। उसमें 242 लोग मौजूद थे, जिनमें से सिर्फ एक इंसान की जान बची, बाकी 241 लोगों की इस पूरे हादसे। एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट उड़ी थी कल, लेकिन उड़ान भरते ही वो जो फ्लाइट है वो क्रैश हो गई। उसमें 242 लोग मौजूद थे, जिनमें से सिर्फ एक इंसान की जान बची, बाकी 241 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई। इस समय हमारे साथ एक पीड़ित परिवार है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? सुरेश मिस्त्री। सुरेश मिस्त्री जी, कौन था उस फ्लाइट में? कौन लोग थे? मेरी लड़की थी। क्या नाम था? किनल मिस्त्री। तो कहाँ जा रहे थे? लंदन। क्या वजह थी कि लंदन जाते, वहाँ वहीं पे रहती थी? हाँ, लंदन ही रहती थी। वो उसका वो सर्जरी था, तो सर्जरी के लिए आई थी। डेंटल का सर्जरी चालू था उसका। तो उसका टीथ इम्प्लांट करने का था, 8 टीथ। अच्छा। अगले साल उसका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो इम्प्लांट का, तो डॉक्टर ने बोला था 8 महीना वेटिंग करो, 8-10 महीना, उसके बाद ही हो सकता है। तो अहमदाबाद में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ परसों, 2 दिन पहले ख़त्म हुआ ट्रीटमेंट, और वो ऐसा आज जाने वाली थी गई कल, तो ऐसा हो गया। अच्छा, ये आपकी बेटी है? हाँ, ये बेटी है। ओके, ये आपकी वाइफ है और ये आप खुद है? हाँ, मैं खुद हूँ। तो कितने बजे ड्रॉप करने गए थे अपनी बेटी को आप? हम लगभग 10:30 बजे उधर पहुंच गए थे, और हम 12:30 के करीबन 12:30 के करीबन निकले हम। जैसे हम आनंद एंटर होने को आए, तो इधर अहमदाबाद से एक फ़ोन आया मेरी वाइफ का फ्रेंड का, एक फ़्लाइट क्रैश हो गया। तो कौन सी फ़्लाइट थी? के मैं बोला एयर इंडिया था। तो क्या वो न्यूज़ में बता रही, एक फ़्लाइट लंदन जाने वाली क्रैश हो गई। तो वही है कि क्या कंफर्म? फिर हम आनंद पहुंचने वाले थे, फिर हम घर पहुंच गए, सब न्यूज़ में देखा तो वही फ़्लाइट थी। फिर हम सीधा तुरंत का तुरंत सभी लोग इधर आ गए। मतलब बहुत ज़्यादा निराशा होगी जब आप बेटी को छोड़ने जा रहे हैं, बेटी वहाँ पर वर्क परमिट पे गई है, 24 घंटे के अंदर ही मतलब सब कुछ बदल जाता है। 24 घंटा भी नहीं, खाली रख के छोड़ा, और 2 मिनट में तो उसका फ़्लाइट में तो 2 मिनट भी फ़्लाइट नहीं चला, कैसे हो गया बोलो? उनकी शादी हो चुकी थी? हाँ, मतलब वो रजिस्टर करके गई थी। शादी तो अगले साल का हाफ में था, अगले साल करने वाले थे शादी। ओके। अच्छा, आपका लड़का है? हाँ, हमारी बहू थी किनल मिस्त्री। ओके। तो आप लोग भी अहमदाबाद में रहते हैं? नहीं, हम आनंद रहते हैं, यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है। हाँ। अमूल डेयरी वाला आनंद है ना, वहाँ रहते हैं। तो वो 1 महीने के लिए यहाँ उसकी डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आई थी, और कल वापस जा रही थी। और शायद CNBC न्यूज़, मेरा प्रोफेशन शेयर ब्रोकिंग का है, तो मैं वो स्लाइड देखा कि प्लेन क्रैश इन अहमदाबाद, तो फिर फ्लाइट नंबर कंफर्म किया, फिर यहाँ आ गए भागते हुए। कल से यहाँ ही है। क्या नाम है सर आपका? चंद्रकांत पटेल। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ चंद्रकांत पटेल जी, इनकी बहू, और मिस्त्री जी उनकी बेटी। साथ तो बता सकते हैं कि कल 24 घंटे पहले अपनी बेटी को एयरपोर्ट छोड़ते हैं, सेल्फी क्लिक करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और अब जो है वो इसी अस्पताल में मौजूद हैं। अपनी बेटी की जो बॉडी है उसको क्लेम करने के लिए। बॉडी भी इस हालात में कि उन्हें पहचान नहीं पा रहा है, इसलिए DNA सैंपल्स इनके पिता के लिए गए हैं। अब DNA रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जब DNA रिपोर्ट आ जाएगी तब इनको अपनी बेटी की जो बॉडी है वो मिलेगी। तो काफ़ी इमोशनल और काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक ये पूरा हादसा घटा है, जिसको लेकर सैकड़ों परिवार जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराश दिख रहे हैं इस समय। अहमदाबाद से कैमरामैन कल्पेश के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। और बड़ी खबर झारखंड के सियासी गलियारे से है, जहां कल पटना में हुए इंडिया गठबंधन की बैठक में जेएमएम को बुलाया नहीं गया। खबर है कि बैठक में नहीं बुलाए जाने से जेएमएम नाराज है। जेएमएम ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार चुनाव को लेकर वो गंभीर है और 12 सीट पर हर हाल में चुनाव लड़ेगा। जेएमएम का दावा है कि हेमंत सोरेन के रूप में उनके पास गठबंधन का बड़ा चेहरा मौजूद है, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। आरजेडी और कांग्रेस ने जेएमएम को धैर्य रखने की सलाह दी है। आरजेडी ने कहा कि जिस तरह से जेएमएम ने झारखंड चुनाव में फैसला लिया, ठीक उसी तरह बिहार चुनाव में आरजेडी फैसला लेगा। कि दावा है तो कोई हवा हवाई नहीं है। हमारी वहाँ जमीन है, हमारा वहाँ जनाधार है, हमारे लोग हैं वहाँ। और सबसे बड़ी बात कि आज पूरे देश का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारा है। 12 सीट स्टेट यूनिट ने लिखकर भेजा है। मैं समझता हूँ 7-8 सीट ऐसे हैं जो बहुत मजबूत जनाधार है, वहाँ हमारे पास योग्य उम्मीदवार हैं
और हम चाहेंगे कि उन सीटों पर इंडिया गठबंधन के तहत हमें मौका मिले। अभी विधानसभा बिहार में जो होना है अभी विलम्ब है, इसलिए जेएमएम को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जेएमएम ने झारखंड में कहा कि हम बड़ा भाई के रूप में हैं, वैसे ही बिहार में राष्ट्रीय जनता दल बड़ा भाई के रूप में है। जेएमएम ने जो वहाँ निर्णय लिया उसी तरह का निर्णय बिहार में भी होगा। अगर जेएमएम को नहीं बुलाया गया तो उस पर नाराजगी नहीं व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि अभी समय जब आएगा तब सीटों का बंटवारा होगा और बड़े भाई की भूमिका में बिहार में है राष्ट्रीय जनता दल। जो राष्ट्रीय जनता दल तय करेगा उसी के अनुसार चुनाव होगा। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और लाइक माइंडेड पार्टियों को साथ लेकर के चलती है। हम अपने सहयोगी दलों के साथ मिल बैठकर सारी चीज़ों को तय कर लेंगे। बिहार इलेक्शन मजबूती के साथ लड़ेंगे, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। कहीं पे भी आपस में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। बैठक में नहीं बुलाए जाने से जेएमएम की नाराजगी पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि भानुमति के कुनबे में पहले से बिखराव था, अब जेएमएम के रुख से साफ हो गया है कि बिहार में इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं। अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, अलग अलग लड़ेंगे तो इनके अस्तित्व का संकट में होगा। ये कुनबे में बिखराव पहले से ही था और वो एक बार फिर बगावती सुर जेएमएम के जिस तरह के दिखे हैं उससे बिल्कुल साफ है कि महागठबंधन का बिहार में कोई भविष्य नहीं है। दरअसल जेएमएम ने कल की बैठक में हिस्सा नहीं लिया और सूचना है पशुपति पारस जी की पार्टी भी इस बैठक का हिस्सा नहीं बनने के लिए तैयार थी। अब सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी के जो तल्ख तेवर हैं और उसके बाद माले के दबाव की राजनीति। इंडिया गठबंधन में मतभेद को लेकर बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि कोई मतभेद नहीं है। पिछली बार के चुनाव और इस बार के चुनाव में अंतर है। हम लोग बेहतर समन्वय के साथ चुनाव मैदान में इस बार उतरेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन में सीएम उम्मीदवार को लेकर कहा कि सही समय पर ऐलान हो जाएगा। सभी लोगों को पता है कि जो सबसे बड़े दल का नेता होता है वही मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता है और वही मुख्यमंत्री होता है। बिहार के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता है। एकदम इक्वल पार्टनर के तौर पर संख्या के आधार पे तो संख्या कम बेसी होगा, लेकिन वैचारिक तौर पे हम लोग मानते हैं कि वो हमारे इक्वल पार्टनर हैं। उस लिहाज से हम लोग चुनावी अभियान में जाने वाले हैं। लेकिन सीएम उम्मीदवार के तौर पर अभी तक तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर नहीं लगी, जबकि आरजेडी की तरफ से ऑलरेडी बोला जा चुका है कि तेजस्वी यादव ही चेहरा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सहयोगी दल के साथ बैठकर इस पर निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, सभी लोग को अभी तक जानकारी भी है कि जो सबसे बड़ा दल का जो नेता होता है वही मुख्यमंत्री का दावेदार भी होता है और वही मुख्यमंत्री बनता भी है। गठबंधन में जो दल है वो वैचारिक तौर पे इसने प्रतिबद्ध हैं कि वो कोई भी दूसरे नेतृत्व को स्वीकार भी नहीं करेंगे। सीतामढ़ी में भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। पारा 41 डिग्री को पार कर चुका है और लोग बड़ी संख्या में लू की चपेट में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी दैनिक मजदूरों को हो रही है, जो कामकाज को लेकर इस कड़ी धूप में काम करने को विवश हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन। सीतामढ़ी जिले के लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। हालात इस कदर खराब हो चुका है कि भीषण गर्मी की वजह से आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। पारा 41 डिग्री को पार कर चुका है और भीषण गर्मी की वजह से लोग अपने सड़कों से काफ़ी कम संख्या में निकल रहे हैं। हालात इस कदर खराब है कि सबसे ज़्यादा परेशानी दैनिक मजदूरों को हो रही है, जो अपने घरों से काम धंधे के लिए निकल रहे हैं और लगातार लू की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है जिनका इलाज सीतामढ़ी सदर अस्पताल में हो रहा है। कहा जा सकता है आसमान से आग गिर रहा है, जिसकी वजह से लोगों की दिनचर्या बुरी तरीके से प्रभावित है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा की यह तस्वीर है, जहां आम दिन यह सड़कें पूरी तरीके से भीड़ भाड़ से भरा रहता था। आज यह सड़कें पूरी तरीके से सन्नाटा में तब्दील है और लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से घरों से निकल रहे हैं। इधर दूसरी ओर जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा भी आम लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि भीषण गर्मी को लेकर वे अपने घरों से कम निकले और ज़रूरत के हिसाब से ही अपने घरों से निकलकर अपने कार्य को संपादित करें। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी।
बिहार के कई जिले लू की चपेट में हैं। मुजफ्फरपुर का भी तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। ऐसे में हर कोई परेशान है। बढ़ती गर्मी की वजह से अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। एसकेएमसीएच में ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी कतार लगी है। कड़ी धूप और भीषण गर्मी में कतार में खड़े मरीजों की हालत बेहद खराब है। एसकेएमसीएच से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। मुजफ्फरपुर में भी तापमान 40 डिग्री तक पहुंचा हुआ है, जिससे लोग जो है वह बेहाल हो रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। एसकेएमसीएच की तस्वीर आप देखेंगे, ओपीडी के बाहर लंबी कतारें जो है, उधर महिलाओं की और इधर पुरुषों की लंबी कतार है और तमाम लोग जो है वह इलाज के लिए आए हैं। और इस भीषण गर्मी में लंबी कतार में लोग बेहाल हो रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा दे, महिलाओं की जो कतार है, तमाम लोग इस धूप के किनारे, धूप के बगल में जो है छांव में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन से ही पंखा झल रहे हैं, गर्मी बहुत है। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? सलेमपुर से। यहाँ इलाज कराने आए हैं? हाँ। किसका? हम अपन। हाँ। गर्मी बहुत है, परेशानी हो रही है क्या? हाँ। परेशानी तो होगा, गर्मी है, लाइन में लगे है तो परेशानी तो होगा। लाइन में है? आधा घंटा से है। आधा घंटा से है। बहुत लंबी लाइन है अभी। बहुत लंबी, अभी अंदर भी जाने में टाइम है। बहुत गर्मी है, परेशानी हो रही है यहाँ पे। तो परेशानी ना है, गर्मी तो ना, 1 घंटा से लागल। 1 घंटा से लाइन में? अभी 1 घंटा लागल, अभी और समय लगेगा ना। तमाम लोग जो हैं, तमाम महिलाएं परेशान हैं, आम लोग परेशान हैं। मुजफ्फरपुर में गर्मी की बात करें तो मुजफ्फरपुर में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। और ऐसे में एसकेएमसीएच में मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, अलग अलग समस्याएं लेके, अलग अलग परेशानी लेके जो महिलाएं या फिर पुरुष आम लोग जो है मरीज हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन इस परेशानी इन लोगों की सबसे बड़ी ये है कि गर्मी में लोगों को खड़ा होना पड़ता है और यहाँ पर एक भी पंखा, आप देखेंगे ओपीडी के बाहर जो है वह एक भी पंखा जो है वह नहीं लगा हुआ है, जिससे मरीज बेहाल है। कोई प्रिस्क्रिप्शन से तो कोई खुद का पंखा लेकर पंखा झल रहे हैं और गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लाइन काफी लंबी है। ऐसे में इन्हें और गर्मी झेलने को ये लोग जो है वह विवश हैं और सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर यहाँ इन जगहों पर पंखा की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। सासाराम में भी उमस भरी गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तापमान 41 डिग्री के पार है। ऐसे में दिन के 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। हालात का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। सासाराम इन दिनों हीट वेव की चपेट में है और गर्मी का तापमान बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। ऐसे में लोग जो है घरों से निकलने में काफ़ी असहज महसूस करते हैं। तापमान बढ़ने से जनजीवन ही प्रभावित नहीं हुआ है, जो लोगों का दिनचर्या है वो भी प्रभावित हुआ है। और ऐसे में जो कामकाजी लोग हैं, जिन्हें घर से निकलना है, उन लोगों से अपील की जाती है कि वो जो है दिन के 12 बजे से शाम के 4 बजे तक कोशिश करें कि घर से ना निकले। आप देख सकते हैं किस प्रकार आकाश में जो है वो धूप का मंजर है और तापमान बढ़ने से जनजीवन पर असर पड़ा है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। जी बताइए, गर्मी का क्या स्थिति है? गर्मी बहुत भयावह है और जिस वहाँ हम खड़े हैं वो शेरशाह मकबरा है। इसमें पानी आता था अभी मौसम कैसा चल रहा है? मौसम एकदम हीट है। हाँ। और क्या करते हैं बचने के लिए आप लोग? बचने के लिए हेलमेट लगाते हैं, गमछी लगाते हैं, घर में रहते हैं। पानी ज़्यादा सेवन करते हैं? पानी ज़्यादा सेवन करते हैं और पानी की बहुत किल्लत भी हो गई है। हाँ। कहीं नगर निगम ने कहीं व्यवस्था नहीं की है पेयजल की। तो घर से जो लोग निकलते हैं उन लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है अभी? बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ देर के बाद देखिएगा सन्नाटा हो जाएगा। सड़कें सन्नाटा हो जाता है पूरा। कचहरी तरफ जाइए वो भी सन्नाटा हो जाता है, जिधर जाइएगा उधर सन्नाटा ही सन्नाटा मिलेगा इस गर्मी से। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। ये संतोष कुमार जी हैं। आप समझ सकते हैं कि तापमान इतना अधिक हो गया है कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में अपील की जाती है कि लोग जो जब भी घर से निकले तो घर पे भोजन करके निकले, पानी का सेवन करें और जब भी घर से निकले तो साथ में पानी लेकर भी निकले। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 15 जून को कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक ये होगी, सभी विधायक बैठक में मौजूद रहेंगे। तो 15 जून को कांग्रेस की ये बड़ी बैठक होने जा रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सभी विधायक बैठक में मौजूद रहेंगे। विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी। माई बहन योजना पर चर्चा होगी। माई बहन योजना पर कांग्रेस का फोकस है। रवि एस नारायण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, कल एक तरफ महागठबंधन इंडी ब्लॉक की बैठक हुई थी और अब कांग्रेस अपने आप पर, पार्टी पर फोकस कर रही है। माई बहन योजना, हालांकि जिसको लेकर क्रेडिट आरजेडी
लेता आया है। अभी क्या इस बैठक को लेकर के रणनीति बनेगी इसमें, रवि? देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से रणनीतियां बना रही है और आगे बढ़ रही है, वो साफ है कि बिहार में वो ड्राइविंग सीट पर रहना चाहती है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जहां लगातार बिहार पहुंच रहे हैं, कल गठबंधन की बैठक हुई जिसमें सीटों को लेकर के हुआ कि तमाम लोग जो है अपने अपनी सीटें और उम्मीदवारों के नाम जो है तेजस्वी को भेजेंगे। और ठीक उसके बाद कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुला ली है और विधायक दल की बैठक 15 जून को निर्धारित हुआ है। और इस बैठक में तमाम जितने भी विधायक हैं उनको अनिवार्य रूप से शामिल रहने का निर्देश जो है वो जारी किया गया है। और जो जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक इस बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है कि जो माई बहन योजना है उस योजना को गांव-गांव तक भेजना है और हर विधायक को कम से कम 40 से 50 हजार महिलाओं का रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाने का लक्ष्य दिया जाएगा। तो एक तरीके से कहिए कि जिस योजना को तेजस्वी ने घोषित किया, तेजस्वी ने क्रेडिट लिया, अब कांग्रेस उस पर अमल करती हुई दिखाई पड़ रही है। चलिए, बिल्कुल। तो कांग्रेस की भी अपनी रणनीति थोड़ी आरजेडी से इतर दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और जहानाबाद से बड़ी खबर है, जहां दानापुर रेल मंडल के पटना गया रेलखंड पर जहानाबाद रेलवे स्टेशन से समीप कड़ौना हॉल्ट पर बड़ी दुर्घटना होते होते बची। बताया जाता है कि गया से पटना जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस कड़ौना हॉल्ट पर अवैध संपार को पार कर रही थी। उसी समय एक ट्रैक्टर जिस पर सामान लदा हुआ था, ट्रैक्टर फंस गया। अच्छी बात यह रही कि ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। काफी देर तक लोगों ने ट्रैक्टर को हटाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। लगभग 2 घंटे बाद बुलडोजर लाया गया। इसके बाद धक्का देकर ट्रैक्टर के डल्ले को ट्रैक से हटाया गया। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।